कहानी की शुरुआत एक ऐसी खौफनाक और रहस्यमयी दुनिया के साए से होती है जहां इंसानी कदम रखने का मतलब है सीधे मौत को दावत देना। ये जगह कोई साधारण टापू नहीं, बल्कि प्रशांत महासागर की लहरों के बीच छिपा इस्ला सोरना है। एक ऐसा द्वीप जिसे दुनिया डायनासोरों के खूनी ठिकाने के रूप में जानती है। सन्नाटे को चीरती हुई एक स्पीड बोट इस टापू की विशाल चट्टानों की तरफ बढ़ रही है। नाव पर सवार है 12 साल का मासूम बच्चा एरिक किर्बी और उसके साथ है बेन हिल्डेब्रैंड। वो दोनों एक अवैध पैरासेलिंग ऑपरेटर की मदद से हवा में उड़ने का रोमांच महसूस करने आए हैं। बेन के गले में एक कैमकॉर्डर लटक रहा है ताकि वो इस एडवेंचर के हर पल को कैद कर सके। नाव का चालक उन्हें लहरों के ऊपर हवा में उड़ा देता है और वो दोनों आसमान से उस रहस्यमयी टापू को देखने लगते हैं। तभी अचानक मौसम करवट लेता है और नीचे मौजूद नाव घने कोहरे के काले समंदर में समा जाती है। हवा में लटके बेन और एरिक को अचानक एक जोरदार झटका महसूस होता है। जब नाव कोहरे के उस पार निकलती है, नाव का ड्राइवर गायब हो चुका था। इससे पहले कि नाव चट्टानों से टकराकर पूरी तरह तबाह होती, दोनों खुद को हवा में आजाद कर लेते हैं। हवा का एक तेज झोंका उनके पैराशूट को सीधे इस्ला सोरना के उन डरावने जंगलों की तरफ ले जाता है जहां से आज तक कोई जिंदा वापस नहीं लौटा। इधर इस खौफनाक हादसे से कोसों दूर मशहूर जीवाश्म वैज्ञानिक डॉक्टर एलन ग्रांट अपनी शांत जिंदगी जी रहे हैं। वो अपनी पुरानी साथी एली सेटलर के घर आए हुए हैं। एली अब अपनी नई दुनिया में खुश है। उसकी शादी हो चुकी है और उसके छोटे बच्चे हैं। एलन वहां खुद को एक अजनबी की तरह महसूस करते हैं। रात के खाने पर दोनों पुरानी यादों में खो जाते हैं। एलन बताते हैं कि वो मोंटाना में रैप्टर्स यानी सबसे चालाक डायनासोरों के अवशेषों पर रिसर्च कर रहे हैं। उनका मानना है कि रैप्टर्स आपस में एक बेहद जटिल भाषा में बात करते थे और उनकी सामाजिक समझ इंसानों को हैरान कर सकती है। लेकिन एलन की आर्थिक स्थिति बेहद खराब है। उनकी रिसर्च के लिए पैसे खत्म होने वाले हैं। एक पब्लिक लेक्चर के दौरान जब उनसे पूछा जाता है कि क्या वो कभी उस द्वीप पर वापस जाना चाहेंगे, तो एलन साफ शब्दों में कहते हैं, इस धरती या आसमान की कोई भी ताकत मुझे दोबारा उस टापू पर पैर रखने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। वो नहीं जानते थे कि उनका यह दावा बहुत जल्द टूटने वाला है। एलन वापस अपने खुदाई के कैंप में लौटते हैं, जहां उनका युवा असिस्टेंट बिल्ली बर्नन उनका इंतजार कर रहा था। बिल्ली ने कंप्यूटर तकनीक की मदद से रैप्टर डायनासोर के गले की नली का एक सटीक 3D मॉडल तैयार किया है। जब वो उस मॉडल में फूंक मारते हैं, ये हूबहू एक जिंदा रैप्टर की आवाज थी। एलन इस खोज से हैरान है, लेकिन उनके पास काम जारी रखने के लिए पैसे नहीं है। इसी मोड़ पर कहानी में एंट्री होती है पॉल किर्बी और उनकी पत्नी अमेंडा किर्बी की। वे खुद को किर्बी एंटरप्राइजेस का मालिक और एक अमीर बिजनेसमैन बताते हैं। एक रेस्टोरेंट में डिनर के दौरान पॉल किर्बी एलन के सामने एक अनोखा प्रस्ताव रखते हैं। वो कहते हैं कि वे अपनी शादी की सालगिरह को बेहद खास बनाना चाहते हैं और उन्होंने इस्ला सोरना के ऊपर से उड़ने के लिए एक प्राइवेट प्लेन बुक किया है। वे चाहते हैं कि एलन ग्रांट उनके गाइड बनकर उस प्लेन में उनके साथ चलें। एलन तुरंत मना कर देते हैं क्योंकि उनका अतीत उस जगह के खौफ से भरा हुआ है। लेकिन तभी पॉल किर्बी अपनी जेब से एक चेक बुक निकालते हैं। वो एलन की रिसर्च के लिए इतनी बड़ी रकम देने का वादा करते हैं जिसे एलन चाहकर भी ठुकरा नहीं पाते। बिल्ली भी एलन को इशारा करता है कि यह मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए। पैसों की मजबूरी और किर्बी दंपत्ति के इस भरोसे के बाद कि प्लेन टापू पर लैंड नहीं करेगा बल्कि सिर्फ ऊपर से उड़ेगा, एलन ग्रांट इस खौफनाक सौदे के लिए हाँ कर देते हैं। छोटा प्राइवेट प्लेन प्रशांत महासागर के नीले पानी को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था, लेकिन डॉक्टर एलन ग्रांट के दिल में अजीब सी बेचैनी थी। उनके साथ उनका असिस्टेंट बिल्ली, किर्बी दंपत्ति और 3 बेहद अजीब दिखने वाले सुरक्षाकर्मी मौजूद थे, यूडेस्की, कूपर और उनका पायलट नैश। इन तीनों के पास आधुनिक हथियार थे, जिन्हें देखकर एलन को समझ में नहीं आ रहा था कि एक साधारण हवाई दौरे के लिए इतनी बंदूकों की क्या जरूरत है। जैसे ही प्लेन बादलों को पार करता है, उनके सामने इस्ला सोरना का वो विशाल और डरावना रूप आ जाता है। चारों तरफ फैली घनी हरियाली और ऊंचे पहाड़ जितने खूबसूरत लग रहे थे, उतने ही रहस्यमयी भी। एलन खिड़की से बाहर देखते हुए बिल्ली को समझा रहे थे कि ये जगह प्रकृति का नियम नहीं, बल्कि इंसानी लालच का एक जीता जागता पिंजरा है। अमांडा किर्बी प्लेन में एक लाउडस्पीकर निकालती हैं और खिड़की खोलकर नीचे जंगलों की तरफ मुंह करके जोर जोर से एक नाम पुकारने लगती हैं, एरिक, एरिक। पायलट नैश प्लेन का रुख नीचे की तरफ मोड़ देता है। प्लेन तेजी से नीचे उतरने लगता है। एलन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो पायलट के कैबिन की तरफ भागते हैं और चिल्लाते हैं, प्लेन को तुरंत ऊपर उठाओ, हम यहां लैंड नहीं कर सकते। हाथापाई में कूपर एलन के सिर पर पीछे से जोरदार वार करता है। जब एलन की आंखें खुलती हैं, प्लेन रनवे पर लैंड कर चुका था।
एलन लड़खड़ाते हुए बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि यूडेस्की और नैश चारों तरफ बंदूकें ताने खड़े हैं, जबकि अमांडा और पॉल अब भी चिल्लाकर एरिक को ढूंढ रहे हैं। वो सबको तुरंत प्लेन में वापस बैठने के लिए कहते हैं। तभी अचानक घने जंगलों के बीच से एक ऐसी भयानक और कंपा देने वाली दहाड़ गूंजती है जो उन्होंने अपने जीवन में कभी नहीं सुनी थी। ये किसी आम डायनासोर की आवाज नहीं थी। अचानक कूपर, जो जंगल के अंदर पहरा दे रहा था, पागलों की तरह दौड़ता हुआ बाहर आता है। उसके पीछे पेड़ों के टूटने की भयानक आवाजें आ रही थीं। नैश और यूडेस्की डर के मारे तुरंत प्लेन के अंदर भागते हैं और इंजन स्टार्ट कर देते हैं। प्लेन रनवे पर दौड़ने लगता है। कूपर चिल्लाता हुआ प्लेन के पीछे भागता है, मुझे मत छोड़ो। लेकिन तभी पेड़ों को तिनके की तरह उखाड़ता हुआ एक विशालकाय दैत्य रनवे पर आ जाता है। यह था स्पाइनोसॉरस, एक ऐसा डायनासोर जो टी-रेक्स से भी कहीं ज्यादा बड़ा, ताकतवर और खूंखार था। उसकी पीठ पर एक बड़ी पाल जैसी रीढ़ की हड्डी थी। इससे पहले कि कूपर प्लेन तक पहुंच पाता, स्पाइनोसॉरस अपने विशाल जबड़े में कूपर को दबोच लेता है। प्लेन का अगला हिस्सा उस विशाल जीव के शरीर से टकराता है। एक जोरदार धमाका होता है, प्लेन का प्रोपेलर टूट जाता है और ईंधन टैंक फट जाता है। प्लेन अनियंत्रित होकर रनवे से फिसलते हुए सीधे जंगल के घने पेड़ों के बीच जा गिरता है। पेड़ प्लेन के पंखों को चीर देते हैं। प्लेन का मलबा ऊंचे पेड़ों की टहनियों के बीच फंसा हुआ हवा में लटक रहा था। अंदर चीख पुकार मची थी। डॉक्टर एलन ग्रांट और बाकी लोग दर्द से कराहते हुए होश में आ रहे थे, लेकिन उनके पास संभलने का वक्त बिल्कुल नहीं था। बाहर वो विशालकाय स्पाइनोसॉरस हार मानने को तैयार नहीं था। अचानक एक बहुत बड़ा और खूंखार जबड़ा प्लेन की खिड़की को तोड़ते हुए अंदर घुसता है। वो पायलट नैश को पैर से पकड़कर खींचने की कोशिश करता है। पॉल और यूडेस्की उसे पकड़ने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन स्पाइनोसॉरस की ताकत के आगे सब बेबस थे। वो नैश को मलबे से बाहर खींच लेता है और एक ही झटके में उसे अपना निवाला बना लेता है। नैश की आखिरी चीख पूरे जंगल में गूंज जाती है। अभी वो इस सदमे से उबर भी नहीं पाए थे कि प्लेन का संतुलन बिगड़ जाता है। भारी वजन के कारण टहनियां टूटती हैं और पूरा प्लेन सैकड़ों फीट की ऊंचाई से सीधा जमीन पर आ गिरता है। धमाके के साथ कैबिन के परखच्चे उड़ जाते हैं। एलन और बिल्ली किसी तरह मलबे से रेंगते हुए बाहर निकलते हैं। सब अपनी जान बचाने के लिए घने जंगलों की तरफ दौड़ पड़ते हैं। तभी सामने एक संकरा रास्ता दिखाई देता है। एलन और बाकी लोग किसी तरह उस संकरी जगह में घुस जाते हैं। एलन गुस्से में पॉल किर्बी का कॉलर पकड़ लेते हैं और सच उगलने को कहते हैं। तब जाकर किर्बी दंपत्ति रोते हुए अपना असली मकसद बताते हैं। वे कोई करोड़पति बिजनेसमैन नहीं है, बल्कि उनका टाइल्स का एक छोटा सा बिजनेस है। 8 हफ्ते पहले उनका 12 साल का बेटा एरिक इसी टापू के पास पैरासेलिंग करते वक्त लापता हो गया था। सरकार और एम्बेसी ने हाथ खड़े कर दिए थे, इसलिए वे अपने बच्चे को खुद बचाने आए हैं। उन्होंने एलन से झूठ सिर्फ इसलिए बोला क्योंकि उन्हें इस टापू को जानने वाले एक एक्सपर्ट की जरूरत थी। एलन हैरान रह जाते हैं कि किर्बी दंपत्ति बिना किसी तैयारी के सीधे मौत के मुंह में आ गए हैं। किर्बी दंपत्ति डर के मारे कांप रहे थे, लेकिन एलन जानते थे कि ये तो सिर्फ शुरुआत है। जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, जमीन पर एक विशालकाय डायनासोर की लाश पड़ी थी। तभी झाड़ियों में हलचल होती है और सामने आता है टी-रेक्स, वही दैत्य जिससे एलन सालों पहले बड़ी मुश्किल से बचे थे। टी-रेक्स उन्हें देखते ही दहाड़ता है, लेकिन इससे पहले कि वो इन इंसानों पर हमला करता, पीछे से वही स्पाइनोसॉरस दोबारा आ धमकता है। 2 महादानव अब आमने सामने थे। दोनों के बीच एक भयानक और रोंगटे खड़े कर देने वाली जंग शुरू हो जाती है। टी-रेक्स स्पाइनोसॉरस की गर्दन को अपने जबड़े में दबोच लेता है, लेकिन स्पाइनोसॉरस अपने लंबे और नुकीले पंजों से टी-रेक्स पर हमला करता है और अपनी ताकत के बल पर उसकी गर्दन मरोड़कर उसके वहीं ढेर कर देता है। इस भयंकर लड़ाई का फायदा उठाकर एलन और उनकी टीम वहां से दूर भागने में कामयाब होती है। वे दौड़ते दौड़ते वापस उसी जगह पहुंचते हैं जहां शुरुआत में एरिक का पैराशूट गिरा था। वहां उन्हें बेन हिल्डेब्रैंड का कंकाल मिलता है, जो अब भी पैराशूट की रस्सियों से बंधा हुआ था। उसे देखकर अमांडा फूट फूट कर रोने लगती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका बेटा भी अब इस दुनिया में नहीं रहा। तभी बिल्ली को पास में ही बेन का वो कैमकॉर्डर मिलता है। वो उसका वीडियो प्ले करते हैं। वीडियो में एरिक सुरक्षित दिख रहा था। एलन को एक उम्मीद की किरण दिखती है कि शायद बच्चा अभी भी इस द्वीप के किसी कोने में छुपा हुआ है। लेकिन तभी बिल्ली वहां से कुछ ऐसी चीज उठा लेता है जो आगे चलकर उन सब के लिए मौत का वारंट बनने वाली थी, रैप्टर के अंडे। एलन को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि बिल्ली ने पैसों के लालच में सबसे खतरनाक शिकारियों को दावत दे दी है। जंगल का सन्नाटा अब और भी गहरा और डरावना होता जा रहा था।
एलन ग्रांट को अपने अनुभव से ये अच्छी तरह पता था कि इस टापू पर सबसे बड़ा खतरा स्पाइनोसॉरस नहीं बल्कि वो शिकारी हैं जो छिपकर हमला करते हैं और जिनकी बुद्धिमत्ता इंसानों को भी मात दे सकती है। जैसे ही वे लोग इंजेन कंपनी की एक पुरानी लावारिस छोड़ी गई प्रयोगशाला के खंडहरों में पहुंचते हैं, उन्हें दीवारों पर लगी अजीबोगरीब मशीनें और कांच के बड़े बड़े जार दिखाई देते हैं जिनमें डायनासोर के अवशेष रखे थे। बिल्ली और यूडेस्की चारों तरफ देखते हैं लेकिन उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। तभी अचानक अंधेरे कोने से एक वेलोसिरैप्टर यानी रैप्टर बाहर आता है। उसकी आंखें सीधे एलन पर टिकी थीं। चारों तरफ से घिर जाने के बाद पूरी टीम जान बचाकर उस प्रयोगशाला के तंग रास्तों और लोहे के पिंजरों की तरफ भागती है। अमेंडा और पॉल एक लोहे के गेट के पीछे छिप जाते हैं लेकिन यूडेस्की घबराहट में रास्ता भटक जाता है और घने जंगल की तरफ दौड़ पड़ता है। रैप्टर्स उसके पीछे लग जाते हैं। कुछ ही पलों में जंगल से यूडेस्की की दर्दनाक चीखें गूंजती हैं। रैप्टर उसे तुरंत नहीं मारते बल्कि उसे एक चारे की तरह इस्तेमाल करते हैं। वे जानते थे कि बाकी इंसान अपने साथी को बचाने जरूर आएंगे। जब अमेंडा यूडेस्की को तड़पते देख उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश करती है तो एलन उसे रोक लेते हैं। ये एक जाल है, वे चाहते हैं कि हम बाहर आएं। और सचमुच जैसे ही वे लोग पीछे हटते हैं, रैप्टर यूडेस्की की गर्दन मरोड़कर उसे खत्म कर देते हैं। इधर एलन भी अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे होते हैं लेकिन 3 रैप्टर्स ने उन्हें एक गहरे गड्ढे में घेर लिया था। मौत उनके बिल्कुल करीब थी। तभी अचानक झाड़ियों के पीछे से एक छोटा सा धमाका होता है और चारों तरफ तेज धुआं फैल जाता है। आंसू गैस के इस गोले से रैप्टर्स घबरा जाते हैं और पीछे हट जाते हैं। इसी धुएं के बीच से एक छोटा सा हाथ एलन का कॉलर पकड़ता है और उन्हें एक छिपी हुई सुरंग के अंदर खींच लेता है। जब धुआं साफ होता है तो एलन के सामने कोई और नहीं बल्कि वही 12 साल का बच्चा एरिक किर्बी खड़ा था जिसे वे पूरे टापू पर ढूंढ रहे थे। एरिक की हालत खराब थी। उसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरा धूल से सना था लेकिन उसकी आंखों में गजब का साहस था। वो एलन को अपने छिपने के ठिकाने पर ले जाता है जो एक पुरानी पलटी हुई इंजेन ट्रक के अंदर था। एलन ये देखकर दंग रह जाते हैं कि इस मासूम बच्चे ने अकेले 8 हफ्तों तक इस खौफनाक टापू पर खुद को जिंदा रखा था। एरिक एलन को बताता है कि उसने टी-रेक्स के मल की गंध का इस्तेमाल करके खुद को छोटे शिकारियों से बचाए रखा क्योंकि बड़े शिकारी की गंध से छोटे डायनासोर दूर रहते हैं। एलन को एरिक की समझदारी पर गर्व होता है लेकिन अब सबसे बड़ी चुनौती थी वापस उस टीम से मिलना और इस द्वीप से बाहर निकलने का रास्ता खोजना क्योंकि रैप्टर्स अभी भी उनके अंडों को चुराने वाले गुनहगारों की तलाश में पूरे जंगल को छान रहे थे। अगली सुबह डॉक्टर एलन ग्रांट और नन्हा एरिक किसी तरह सुरक्षित रास्ते तलाशते हुए बाकी बची टीम से जा मिलते हैं। अपने बेटे एरिक को सही सलामत देखकर पॉल और अमेंडा किर्बी की आंखों से आंसू छलक आते हैं। अमेंडा एरिक से पूछती है कि वो उन्हें कैसे ढूंढ पाया। तब एरिक बताता है कि उसे अपने डैड के फोन की रिंग सुनाई दी थी। ये सुनकर पॉल को अपने फोन की याद आती है जिसे उसने मरने से पहले विमान के पायलट को दे दिया था। तभी उनके सामने वो खूंखार डायनासोर आ जाता है जिससे बचने के लिए सभी भागने लगते हैं। तभी एलन की नजर बिल्ली के बैग पर पड़ती है। उन्हें शक होता है और वो बैग खोलकर देखते हैं। अंदर रैप्टर के 2 चमकीले अंडे देखकर एलन का खून खौल उठता है। वो गुस्से में बिल्ली से कहते हैं, तुमने ये क्या किया? तुमने हमारी मौत का सामान इस बैग में भर रखा है। रैप्टर्स कभी अपने अंडों का पीछा नहीं छोड़ते। वे हमें ढूंढते हुए यहाँ तक आ जाएंगे। बिल्ली अपनी गलती पर शर्मिंदा था। वो ये सब रिसर्च के पैसों के लिए कर रहा था लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। तट की तरफ बढ़ने के रास्ते में उनका सामना एक विशालकाय लोहे के ढांचे से होता है जो धुंध और कोहरे से ढका हुआ था। ये इंजेन कंपनी का एक पुराना एवियरी यानी पक्षी घर था। जैसे ही वे इसके अंदर बने लोहे के सस्पेंशन ब्रिज पे चलते हैं, चारों तरफ एक खौफनाक खामोशी छा जाती है। अचानक कोहरे को चीरते हुए हवा में किसी के बड़े पंखों की फड़फड़ाहट गूंजती है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, एक विशाल टेरानोडॉन उड़ने वाला डायनासोर आसमान से झपट्टा मारता है और एरिक को अपने नुकीले पंजों में दबोचकर हवा में उड़ जाता है। वो एरिक को ऊंचे पहाड़ों पर बने अपने घोंसले में ले जाता है जहां उसके भूखे बच्चे एरिक को अपना निवाला बनाने के लिए इंतजार कर रहे थे। एरिक की चीख सुनकर बिल्ली बिना एक पल गवाए अपनी जान की बाजी लगा देता है। उसके पास एक पुराना पैराशूट था जिसे उसने बेन के कंकाल से निकाला था। बिल्ली उस पैराशूट को पहनकर सीधे चट्टानों से नीचे कूद जाता है। वो हवा में उड़ते हुए सीधे उन खूंखार उड़ने वाले शिकारियों के बीच पहुंच जाता है और एरिक को उनके चंगुल से छुड़ाकर नीचे नदी में गिरा देता है। लेकिन खुद बिल्ली इन दानवों के जाल में फंस जाता है। 3-4 विशाल टेरानोडॉन बिल्ली को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उस पर बेरहमी से हमला कर देते हैं। एलन और बाकी लोग नदी के किनारे से ये खौफनाक मंजर बेबसी से देखते हैं। बिल्ली चिल्लाता है, डॉक्टर ग्रांट, यहाँ से भागिए! और देखते ही देखते वो शिकारी बिल्ली को पानी की गहराइयों में खींच ले जाते हैं।
बिल्ली ने अपनी गलती का प्रायश्चित अपनी जान देकर किया था। एलन और किर्बी परिवार किसी तरह जान बचाकर एवियरी के भारी लोहे के दरवाजे से बाहर निकलते हैं और उसे बंद कर देते हैं, जिससे वो उड़ने वाले शिकारी अंदर ही कैद रह जाते हैं। अब वे नदी में तैर रही एक पुरानी नाव पर सवार होते हैं जो उन्हें समुद्र तट की तरफ ले जा सकती थी। नाव धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, लेकिन तभी पानी में एक अजीब सी हलचल शुरू होती है। रात के घने अंधेरे में नदी का पानी हिलने लगता है और पानी के नीचे से एक बहुत बड़ा साया उनकी नाव की तरफ बढ़ने लगता है। ये कोई और नहीं बल्कि वही जिद्दी और भूखा स्पाइनोसॉरस था जो अब भी उनका पीछा नहीं छोड़ रहा था। अपनी जान बचाने के लिए डॉक्टर एलन ग्रांट नाव के कैबिन में जाते हैं और वहां रखे पुराने सैटेलाइट फोन से अपनी पुरानी साथी एली सेटलर को डायल करते हैं। फोन पर एली का छोटा बेटा उठाता है जो मिकी माउस देख रहा था। एलन चिल्लाते हैं, अपनी माँ को फोन दो। जैसे ही एली फोन पर आती है, एलन सिर्फ इतना ही कह पाते हैं, नदी, इसला सोरना, साइट बी। तभी एक भयानक झटका लगता है। स्पाइनोसॉरस नाव पर हमला कर देता है। नाव के परखच्चे उड़ जाते हैं और फोन पानी में गिर जाता है। पूरी टीम पानी में तैरते एक पुराने लोहे के पिंजरे के अंदर छिप जाती है, लेकिन वो खूंखार शिकारी पिंजरे को पानी की गहराइयों में डुबाने लगता है। पानी उनके गले तक आ चुका था। तभी पॉल किर्बी अपनी जान की परवाह किए बिना पिंजरे से बाहर निकलते हैं और पास ही खड़ी एक पुरानी क्रेन पर चढ़ जाते हैं। वो जोर जोर से चिल्लाकर स्पाइनोसॉरस का ध्यान अपनी तरफ खींचते हैं ताकि उनका बेटा एरिक और अमेंडा बच सकें। स्पाइनोसॉरस क्रेन पर हमला करता है और उसे गिरा देता है। पॉल पानी में गिर जाते हैं। इसी बीच एलन ग्रांट को मलबे में एक फ्लेयर गन मिलती है। वो पानी की सतह पर फैले नाव के ईंधन पर निशाना साधकर फायर कर देते हैं। एक जोरदार धमाका होता है और चारों तरफ आग की ऊंची लपटें उठ जाती हैं। आग के खौफ से वो विशाल डायनासोर घबरा जाता है और दहाड़ता हुआ पीछे हट जाता है। पॉल भी सही सलामत पानी से बाहर आ जाते हैं। सुबह की पहली किरण के साथ बची हुई टीम थकी हारी और जख्मी हालत में समुद्र तट की तरफ बढ़ती है, लेकिन तभी उनका रास्ता रोक लेते हैं वो बुद्धिमान शिकारी, रैप्टर्स का पूरा झुंड। वे सब उन्हें घेर लेते हैं। रैप्टर की अल्फा फीमेल आगे बढ़ती है। वो एलन के बिल्कुल करीब आकर फुसफुसाती है। एलन समझ जाते हैं कि वे सिर्फ अपने अंडे वापस चाहते हैं। एलन धीरे से बिल्ली का बैग खोलते हैं और अमेंडा उन अंडों को धीरे से जमीन पर रख देती हैं। इसी दौरान एलन अपनी जेब से रैप्टर के गले की नली का वो 3D मॉडल निकालते हैं जो बिल्ली ने बनाया था। वो उसमें पूरी ताकत से फूंक मारते हैं। हवा में एक ऐसी रैप्टर आवाज गूंजती है जो खतरे या मदद का इशारा थी। रैप्टर्स भ्रमित हो जाते हैं। तभी अचानक आसमान में दूर से किसी बड़े हेलीकॉप्टर की आवाज गूंजती है। शिकारियों को किसी बड़े खतरे का एहसास होता है। वे अपने अंडे उठाते हैं और पलक झपकते ही घने जंगल में गायब हो जाते हैं। जैसे ही एलन और किर्बी परिवार दौड़कर समंदर के किनारे पहुंचते हैं, सामने का नजारा देखकर उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। एली सेटलर ने समय पर अमेरिकी सरकार और मरीन सेना को मदद के लिए भेज दिया था। तट पर दर्जनों युद्धपोत और सेना के हेलीकॉप्टर्स तैनात थे। सैनिकों ने तुरंत उन्हें सुरक्षित बचा लिया। हेलीकॉप्टर के अंदर बैठने के बाद एलन को एक और सुखद झटका लगता है। उनका असिस्टेंट बिल्ली बर्नन भी गंभीर रूप से घायल हालत में वहां एक स्ट्रेचर पर जिंदा मौजूद था, जिसे सेना ने नदी से बचा लिया था। हेलीकॉप्टर जब आसमान में उड़ता है तो खिड़की से बाहर देखते हुए एरिक पूछता है, डॉक्टर ग्रांट, अब इन डायनासोरों का क्या होगा? एलन मुस्कुराते हुए बाहर उड़ते हुए टेरानोडॉन्स को देखते हैं और कहते हैं, वे अब अपना रास्ता खुद ढूंढ लेंगे। लालच, झूठ और खौफ के उस भयानक सफर का अंत आखिरकार आजादी की एक नई सुबह के साथ होता है। तो दोस्तों, ये थी जुरासिक पार्क 3 की वो रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी। आपको इस पूरी कहानी में सबसे डरावना और रोमांचक मोड़ कौन सा लगा? और आप ऐसे ही और भी धमाकेदार मूवी एक्सप्लेनेशंस देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नई रोमांचक और खौफनाक कहानी के साथ।